देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने मीन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन को देखा था कि मीन जो हमारा तीन तरीके का होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने मीन के बारे में देखा है, ठीक है। मीन को हम लोगों ने समझा था। अब जब हम लोग मीन को समझे थे तो मीन के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखा था और वो ये बोला था कि इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना, इसी बेसिस पे हमारे अधिकतर क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर हम लोग मीन की बात कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज देखिए क्या क्या। तो सबसे पहला हमने बताया था कि अगर सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे बराबर हों, अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो जो मीन होगा वो भी हमारे उसी ऑब्जर्वेशन के बराबर होगा। कि इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल देन अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो इक्वल टू द ऑब्जर्वेशन। कि अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशन बराबर हैं तो मीन भी उस ऑब्जर्वेशन के बराबर होगा। कि अगर हमने एक्स में सबको 5 5 5 मान लिया था तो मीन भी हमारा क्या हुआ, 5 ही हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है कि अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस बराबर होंगे तो अरिथमेटिक मीन भी हमारा उस ऑब्जर्वेशन के बराबर होगा। फिर दूसरा हमने आपको बताया था इसमें कि अगर मान लीजिए कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन पूछा जाए, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन पूछा जाए, तो अगर सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन पूछता है तो ये हमेशा जीरो होगा। अगर सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कि अगर जो हम x माइनस ए करते थे एज्यूम्ड मीन, वहां पर अगर मीन को माइनस किया जाए, कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसमें से अगर मीन को माइनस कर दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा जीरो आएगी। कैसे? तो हमने लिया था कि मान लीजिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 15 20 25, ठीक है। तीन हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 15 20 25। हमने आपसे पूछा कि फाइंड सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, कि आपको निकालना है कि जो इसका अरिथमेटिक मीन होगा उससे जो डेविएशन होगा उस डेविएशन की वैल्यू को कंसीडर करना होगा। तो अगर उस वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन के लिए हम लोग क्या जानते हैं बेटा, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास, 15 20 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 60। तो 60 डिवाइड में 3 कर देंगे, 60 डिवाइड में 3 कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलिए, 20। तो मीन हमने निकाल लिया 20। मीन हमने कितना निकाल लिया, 20। तो जब हमारा मीन कंसीडर्ड हो जाएगा, जब हम मीन निकाल लेंगे तो उस मीन को हम क्या करेंगे, सारे ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर देंगे, ठीक है। उस मीन में से सारे ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। तो आप देखिए यहाँ पर 15 हमारा ऑब्जर्वेशन था, मीन हमने क्या ले लिया यहाँ पर 20। तो 15 में से 20 गया तो कितना, -5। 20 में से 20 गया तो कितना, 0। 25 में से 20 चला गया तो कितना, 5। अब जो ये हमारे पास तीन वैल्यू है यही हमारा डेविएशन कहलाएगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे दैट मीन सम ऑफ डेविएशन, इसी को हम लोग बोलेंगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन। यहाँ चूंकि हम मीन से किए हुए हैं तो एक्स माइनस मीन कितना हो गया बेटा, ये 0। तो ये इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, अगर ये लिखा गया है वहां पर कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन निकालना है, क्या बोला जाए कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन निकाला जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही होगा। ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। फिर हमने तीसरा आपको बताया था कि देखो बेटा, मीन बराबर हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ एक्स डिवाइड में एन। अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो समेशन ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू मीन, ठीक है। कि अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है तो मीन को नंबर ऑफ टर्म से हम अगर मल्टीपल कर दे तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वाली बात है तो इससे क्या यूज करेंगे हम लोग, तो कहते हैं करेक्टिंग टू इनकरेक्ट डाटा। कि अगर कहीं पर भी हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, कि जो भी हमारे पास इनकरेक्ट डाटा गिवन होगा, जो भी हमारे पास इनकरेक्ट डाटा गिवन होगा उस इनकरेक्ट डाटा को यहां पर फाइंड आउट करना, ठीक है। उस इनकरेक्ट डाटा को यहां पर फाइंड आउट करना, उसको करेक्ट करने की बात यहां पर आएगी। कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगा उसमें जो भी गलतियां होंगी उसको क्या करना होगा, सही करने के लिए हमें इस तरीके की बात करनी होगी। जैसे हमने इस पर एक एग्जांपल दिया था कि इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, कि जो हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है उसका अरिथमेटिक मीन आपके पास गिवन है, ठीक है, 16। कहता है वी रॉन्गली टेकन 15 इंस्टीड ऑफ 18। तो देखिए नंबर कितने हो गए, 10, मीन कितना दे रखा है, 16।
रॉन्ग वैल्यू कितना दे रखा है 15, करेक्ट वैल्यू कितना दे रखा है 18। तो आपसे पूछा कि बताओ एक्चुअल मीन क्या होगा, ठीक है, मतलब करेक्ट मीन क्या होगा। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके की बात होती है तो उसमें हम जब भी निकालेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है रॉन्ग वैल्यू को फाइंड आउट करना, कि जितना रॉन्ग सम होगा पहले वो तो निकाल लें। और रॉन्ग सम निकालने के लिए क्या बताया था, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन इंटू मीन। तो एन कितना 10 और मीन कितना 16, तो 10 इंटू 16 कितना हो गया बेटा 160। फिर उसके बाद हमने बोला कि फाइंड करेक्ट सम। अब हमें क्या करना, पहले जब हमने रॉन्ग सम निकाल लिया तो रॉन्ग सम में से क्या करेंगे, अगर रॉन्ग वैल्यू को माइनस करके करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो जो एक्चुअल सम होना चाहिए वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। कि जो हमारे पास रॉन्ग वैल्यू है उसको हम क्या करें माइनस कर दें, और जो हमारे पास करेक्ट वैल्यू है उसको अगर ऐड कर दे तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कंसीडर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस केस में हम देखें तो हमारे पास रॉन्ग सम कितना है 160, रॉन्ग वैल्यू कितना 15, करेक्ट वैल्यू कितना 18, तो हमारे पास सम कितना आ गया बेटा 163। तो ये जो 163 निकला है, ये 160 क्या है हमारे पास करेक्ट सम है, ये 163 हमारे पास क्या है करेक्ट सम है। तो अब इस केस में जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए करेक्ट मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड में एन, दैट मींस 163 डिवाइड में 10 बराबर कितना हो गया बेटा 16.3, क्या हो जाएगा 16.3। तो इस तरीके से हम लोगों ने करेक्ट मीन निकाला। फिर हमने बोला था कि अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ना करना चाहें, अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में क्या करेंगे, तो हमने आपको ये भी तरीका बताया था कि करेक्ट मीन इज इक्वल टू रॉन्ग मीन प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू डिवाइड में एन। तो देखो रॉन्ग मीन हमारा कितना था 16, करेक्ट वैल्यू कितना 18, रॉन्ग वैल्यू कितना 15, तो 18 माइनस 15 डिवाइड में 10, ठीक है 18 माइनस 15 डिवाइड में 10, तो क्या हो जाएगा बेटा 16 प्लस 3/10, तो क्या हो गया 16 प्लस 0.3 16.030। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है, कि अगर कभी भी इस तरीके की वैल्यू आपको गिवन हो तो आप इसी तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कि अगर कहीं पर भी दे रखा हो कि रॉन्ग मीन दे रखा है और आपको करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है तो हमेशा आपको रॉन्ग वैल्यू गिवन होगा तो आप उस अनुसार उसको कंसीडर कर लेंगे, उस तरीके से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, फिर फोर्थ हमने बताया था कि अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। कि अगर हम लोग अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं तो अरिथमेटिक मीन के ऊपर प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड सबका इफेक्ट होता है। अगर हम लोग जब भी निकालेंगे अरिथमेटिक मीन तो हमें ये ध्यान में रख के चलना पड़ेगा जो इस पर प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड सबका ही इफेक्ट होता है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होगा बेटा प्लस माइनस, और चेंज ऑफ स्केल का मतलब होगा मल्टीपल और डिवाइड। कि अगर चेंज ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे तो उसका मतलब प्लस माइनस, और अगर चेंज ऑफ स्केल की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा मल्टीपल और डिवाइड। तो इसी को हम लोग समझने के लिए लिखते हैं कि वाई मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मीन, वाई मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मीन। कि अगर कभी भी इस तरीके से निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे ये चेंज होता है उस बात को हम यहाँ पर समझने की कोशिश एक बार करते हैं। देखो बच्चे, सर स्केल क्या होता था? क्या वो स्केल का मतलब होता है मल्टीपल या डिवाइड, कि जो भी हमारे पास वैल्यू है उसमें कुछ भी मल्टीपल कर देना या कुछ भी डिवाइड कर देना, ठीक है। तो अगर मल्टीपल डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा चेंज ऑफ स्केल के नाम से जाना जाएगा। ओके, ओके सर। तो देखिए हमारे पास दे रखा है कि x इज इक्वल टू 10 10 10 10 10। अगर सारे 10 है तो मीन भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा 10। हमने बोला कि x में कोई भी वैल्यू ऐड कर दो, तो हमने यहाँ पर x में 3 जोड़ दिया, तो अब 10 के बदले सारी वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो मीन भी कितना हो गया बेटा 13। कि अगर हमने ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड किया तो मीन में भी कितना ऐड हो गया बेटा 3 ऐड हो गया। तो जितने से ऑब्जर्वेशन बढ़ रहा है उतने से ही क्या हो रहा है मीन भी हमारा बढ़ रहा है, तो हम ये क्या बोल देंगे कि इस पर भी ये इफेक्ट हमारा होता है प्लस का। उसी तरीके से अगर हमने माइनस किया है, दो अगर माइनस किया तो देखो मीन की वैल्यू ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो मीन भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन में से हमने 2 माइनस कर दिया तो मीन भी हमारा क्या होगा 2 से माइनस हो जाएगा।
उसी तरीके से अगर ऑब्जर्वेशन को हमने 2 से मल्टीपल किया तो मीन भी हमारा 2 से मल्टीपल हो जाएगा। अगर हमने ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो मीन भी हमारा क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यही चीजें हमने बताया था कि अगर प्लस करेंगे तो प्लस भी होगा, माइनस करेंगे तो मीन में भी माइनस होगा, मल्टीपल करेंगे तो मीन में भी मल्टीपल होगा, डिवाइड करेंगे तो मीन में भी डिवाइड होगा। अगर ऑब्जर्वेशन में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव करेंगे, गौर से सुनिएगा, कि अगर ऑब्जर्वेशन में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव करेंगे तो वही बदलाव हमारे उस मीन के ऊपर भी होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर ऑब्जर्वेशन के ऊपर कोई भी चेंज करेंगे, कोई भी बदलाव करेंगे तो वही चेंजेज हमारा उस मीन के ऊपर भी होगा। ये चीज ध्यान में रख के चलना है। जो इसी बेसिस पर हमने एक क्वेश्चन दिया था कि 2u प्लस v प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दे रखा है और u का जो वैल्यू है, मतलब u की जो मीन है वो 10 दे रखा है। आपसे पूछा कि बताओ v की मीन क्या होगी। तो देखो बेटा, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड सबका इफेक्ट होगा। चूंकि हमें v की वैल्यू कंसीडर करनी है तो हम v को क्या करते हैं, इस साइड रख लेते हैं, बाकी को अपोजिट साइड लेके चले जाएं या ना लेके चले जाएं। तो क्या हो जाएगा, -2u - 7। अब अगर v मीन निकालते हैं तो u का मीन की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो क्या हो गया, -7 - 2 × 10, तो कितना हो गया बेटा, -27। यहां तक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था मीन के लिए, ठीक है। अनुष्का, मैंने जानबूझकर रिपीट कर दिया ताकि आपको अब समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बताया हमने। मेन हमने यही बताया था जो आपको हमने यहाँ पर करवा दिया है अभी। ओके, अब देखिए, अब जो इसमें हमारा 5वां है वो है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। बेटा कंबाइंड का मतलब क्या होता है, मिलके, जुड़ के, मतलब एक साथ जो उसकी वैल्यू कंसीडर्ड होगी उसकी बात हम लोग करेंगे यहाँ पर कि अगर जो भी हमारे पास वैल्यू होगा उन सबको मिला देना। मतलब कि जहां पर 2 या 2 से अधिक टाइप्स के नंबर और 2 या 2 से अधिक टाइप्स के मीन गिवन हो तो वहां पर हम लोग कंबाइंड मीन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन है, n1 और उसकी वैल्यू दे रखा है मीन 1, फिर दूसरा है n2 और इसकी वैल्यू भी दे रखा है मीन 2। आसान शब्दों में अगर समझने के लिए आप देखें तो बेटा मान लीजिए कि सारे बच्चे कभी ना कभी तो ग्रेजुएशन करोगे। अच्छा, कल 12th का रिजल्ट आ गया सबका? नहीं सर, आने का है। अब कौन सा बच गया? सर महाराष्ट्र बोर्ड। अच्छा, महाराष्ट्र बोर्ड। सृष्टि, आपका महाराष्ट्र बोर्ड है? यस सर। अच्छा, तो देखिए, तो मान लीजिए कि जब ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो ग्रेजुएशन के लिए 3 पार्ट होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर होते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो क्या आप ये बोल सकते हैं जो हमने ग्रेजुएशन कर लिया? नहीं, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर भी करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर भी करना पड़ेगा, थर्ड ईयर भी करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के आप बोलेंगे कि हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। तो मान लीजिए जब आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की बात करी तो उसमें उसमें कुछ और परसेंटेज आया होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट और है और उसमें मार्क्स कुछ और आया होगा। उसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी मार्क्स कुछ चेंज हुआ होगा, उसी तरीके से थर्ड ईयर में भी चेंज हुआ होगा। और फिर जब ग्रेजुएशन का रिजल्ट बनता है तो इन तीनों को ही क्या कर दिया जाता है, कंबाइंड कर दिया जाता है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की जो भी वैल्यू है उनको क्या कर दिया जाएगा, कंबाइंड कर दिया जाएगा, उसको एक साथ मिला दिया जाएगा। तो यही हमें कंबाइंड मीन में देखना है कि जितने भी तरीके के ऑब्जर्वेशन और मीन गिवन है उन सबको एक साथ लेकर के आ जाएं, उन सबको क्या करें, एक साथ लेकर के आ जाए तो हमारा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट हो जाता है। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका है n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2, इसी तरीके से n3 मीन 3, n4 मीन 4 जो भी होगा लिखते चले जाएंगे, n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट, आगे ऊपर में जितना तक होगा उतना ही नीचे भी होगा। अभी हमने चूंकि 2 तक लिया था तो इसलिए हमने यहाँ भी 2 तक ही लिया, 3 तक लेते तो 3 नीचे भी आता, 4 तक लेते तो नीचे भी 4 आता। जितने तक लेते हैं, ऊपर जितना बढ़ता जाएगा नीचे भी उतना ही इंक्रीज होगा, ये बात ध्यान में रखना। ऊपर में नंबर ऑफ टर्म्स और मीन मल्टीपल होगा तो टोटल वैल्यू कंसीडर होगा, और नीचे में सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स को लेकर के चलना है, ये चीज ध्यान में आपको रखना है। लेकिन ये तब होता है
जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा अलग अलग हो, कि जो n1 है उसकी वैल्यू कुछ और हो, n2 की वैल्यू कुछ और हो, n3 की वैल्यू कुछ और हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने सब n को बराबर लिया, कि मान लीजिए 4 सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट ईयर, 4 ही सब्जेक्ट सेकेंड ईयर और 4 ही सब्जेक्ट थर्ड ईयर हो, तब क्या करेंगे? तो यहां पर कहता है कि इन केस ऑफ number of terms are equal, number of terms are equal, then combined arithmetic mean will be average of mean। गौर से देखिएगा कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दे रखा है, मतलब जो भी n है वो सारे अलग अलग नहीं होके क्या है, सब सेम है, कि सेम नंबर दे रखा है, तो उस केस में जो हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालेंगे उसमें सिर्फ नंबर को अब नहीं देखना, हमें एवरेज निकालना है मीन का। मतलब कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू मीन 1, मीन 2, मीन 3 डॉट 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 डॉट, जितना होगा वो लिख देंगे। अगर जैसे मीन 1 और मीन 2 है तो नीचे 2 हो जाएगा, मीन 3 है तो नीचे 3 हो जाएगा, मीन 4 भी है तो नीचे 4 हो जाएगा, मीन 5 है नीचे 5। मतलब ऊपर में कितने मीन है और उसका कितना टर्म्स है, वो चीज अगर हम कर देते तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो क्या ये समझ में आया? एग्जाम्पल देके बता दो। क्या हुआ? इसका एक बार कोई एग्जांपल बता दो। हाँ हाँ अभी करवाऊंगा बेटा, उसके लिए टेंशन ना रहो। ओके सर। सबके पास मैथ्स की बुक है? यस सर। उसमें सेट बी में क्वेश्चन नंबर 11 निकालो। सेट बी क्वेश्चन नंबर 11। निकाला सबने? यस सर। क्या स्किल्ड और अनस्किल्ड वाला दे रखा है? हाँ सर। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। कर लिया सबने?
बच्चों बोलो, हुआ या नहीं हुआ, फिर मैं करूंगा। सर आप करवा दो। देखो, तुम्हें दे रखा है कि अनस्किल्ड लेबर का जो एवरेज वेजेज है वो है 10,000। ठीक है, एवरेज सैलरी कितना दे रखा है, 10,000। स्किल्ड वर्कर्स जो है उसका एवरेज सैलरी दे रखा है 15,000, और कंबाइंड एवरेज सैलरी दे रखा है 12,000। बेटा एक वो बताओ, मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर N1 और N2 बराबर होता, अगर N1 और N2 बराबर होता तो आप क्या करते, मीन का सिर्फ एवरेज निकालते, है ना, कि अगर सिर्फ और सिर्फ मीन का Yes, sir. एवरेज निकाल देते तो आपका काम चल जाता। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास कितना दे रखा है, 10,000 और 15,000, तो 10,000 प्लस 15,000 डिवाइड में 2 करोगे तो कितना आना चाहिए, 12,500। Yes, sir. एवरेज हमारा अगर दोनों 50-50% होता तो एवरेज कितना होता, 12,500। लेकिन एवरेज आपके पास गिवन कितना है, 12,000 सिर्फ गिवन है। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए बेटा लो क्वालिटी गुड्स ज्यादा हो और हाई क्वालिटी गुड्स कम हो तो एवरेज हमेशा कम होता चला जाएगा। अगर लो क्वालिटी गुड्स कम हो और हाई क्वालिटी गुड्स ज्यादा हो तो एवरेज हमेशा बढ़ता चला जाएगा। जैसे समझो एक नजरिए से कि मान लो एक प्लेयर ने पहले मैच में बनाया 20 रन, ठीक है, मैच 1 में उसने 20 रन बना दिया, उसका एवरेज कितना हो गया बेटा, 20 का। अगर उसने दूसरे मैच में 30 रन बना दिया होगा, अब उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 डिवाइड में 2, 25 का एवरेज है ना। अगर वही मैच थर्ड की बात करें और उसने अब क्या करा, 40 रन बना दिया, तो अब एवरेज कितना हो गया, 30। मतलब कि अगर अच्छा वाला टर्म्स बढ़ता रहेगा तो एवरेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उल्टा सोचो कि पहले मैच में उसने 40 रन बनाया हो तो 40 का एवरेज, दूसरे मैच में उसने 30 रन बना दिया तो 40 प्लस 30, 70 डिवाइड में 2, 35 का एवरेज, फिर उसने 20 रन बना दिया तो एवरेज 30 का, मतलब एवरेज कम होता जा रहा है नहीं। तो यहां पर भी यही सोचना है, क्योंकि हमारा अगर 50% होता तो एवरेज 12,500 होता, लेकिन चूंकि एवरेज 12,500 से कम है तो इसका मतलब जो अनस्किल्ड वाला है वो ज्यादा है और स्किल्ड वाला क्या है, कम है। तो मतलब स्किल्ड वाले की जो वैल्यू होगी वो 50% से कम होगी। तो ऑप्शन में देखो कि 50% से कम कौन सा है, एक ही होगा 40%। 40%. Yes, sir. तो 40% आंसर हो जाएगा या नहीं। Yes, sir. हो जाएगा सर. लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें हम और अच्छे से इसको समझ सकें, ठीक है, आप इसको प्रॉपर सॉल्व करने के लिए चाहते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर जी यहां तो ना N1 दे रखा है ना N2 दे रखा है, हम कैसे निकालेंगे, यही दिक्कत है यहां पर। एक वो बताओ, हमने जो भी काम करना है यहां पर परसेंटेज में करना है, और परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 100। तो क्या हम यहां पर N1 और N2 को 100 मान लें, मतलब N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 100, बोलो। Yes, sir. तो N1 प्लस N2 बराबर 100 मान लेना। मीन 1 तुम्हें 10,000 दे ही रखा है, मीन 2 तुम्हें 15,000 दे ही रखा है, और कंबाइंड अरिथमेटिक मीन 12,000 दे ही रखा है। अब एक बार सॉल्व करके देखना फिर मैं बताऊंगा, ओके। ये होमवर्क में रहेगा करने के लिए। Okay, sir. तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सर इसके सॉल्यूशंस भी भेज दीजिएगा आप, इसकी सॉल्यूशन बेटा, सर इस चैप्टर के। इस चैप्टर का क्यों सॉल्यूशन भेजूंगा मैं, ये तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, ठीक है। ओके सर। आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये जितना अभी तक बनाऊंगा मैं, ठीक है, जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक के होमवर्क करने हैं, आराम आराम से, ठीक है। चलो ओके देखो, सर। और ट्यूसडे को रीजनिंग का टेस्ट है, वो भी ध्यान रखना। अब है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। अनुष्का समझ में आ रहा बच्चे,
देखो अगर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं बेटा, अरिथमेटिक मीन में हम लोग डिफरेंस को देख रहे थे, ज्योमेट्रिक में हम लोग रेशियो को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम होगा वो मल्टीपल के रूप में होगा। तो अब हम क्या करेंगे आगे, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज तो पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को देखेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज की हमें यहाँ पर कोई आवश्यकता है नहीं, कोई जरूरत है नहीं। तो देखिए अगर इंडिविजुअल सीरीज निकालते हैं, अगर इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें कहता है कि जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन हो, जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन हो, उन सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या करेंगे, एक साथ प्रोडक्ट कर देंगे। कि जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन होगा उन सारे ऑब्जर्वेशंस को एक साथ प्रोडक्ट कर दें और पावर में लिख देंगे 1/n। देख रहे हैं कि x1, x2, x3, x4, x5 जो भी n तक है वो ले लिया हमने और पावर में 1/n कह दो, या फिर इस तरीके से लिख दो कि nवीक रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn तक, कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपके पास गिवन हो उन सबको प्रोडक्ट करके पावर 1/n के रूप में लिख देना। जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा इंडिविजुअल सीरीज में। लेकिन अगर डिस्क्रीट सीरीज होता है तो डिस्क्रीट सीरीज में तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगा। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो उस केस में क्या करते थे कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है उसको पावर के रूप में लिखते हैं। दैट मीन्स x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर f3, सोन xn की पावर fn और होल की पावर 1/n। देखो 90% चांसेज है कि डिस्क्रीट सीरीज का भी क्वेश्चन नहीं आता है। जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो इंडिविजुअल सीरीज का ही दिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होता है बच्चों को करने के लिए, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर मान लीजिए कि कभी किसी गलती से ही आ जाए तो ध्यान में तो होना चाहिए। तो डिस्क्रीट सीरीज की जब भी हम लोग बात करेंगे तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस की पावर में उसका फ्रीक्वेंसी वो चला जाएगा। तो इसलिए हम लिखते हैं x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर f3, सोन xn की पावर fn और होल की पावर 1/n। अब अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो किस तरीके का, गजरा गौर से देखिएगा। हमने लिखा कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8, 24 एंड 40। आपके पास ऑब्जर्वेशन है 8 है, 24 है और 40 है और मैंने बोला इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। हमने क्या बोल दिया, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो बेटा अगर कभी भी आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, उसकी वैल्यू को कंसीडर करोगे कि भाई अगर हमारे पास 8, 24 और 40 दे रखा है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो कहता है, गौर से देखिएगा जरा, कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 8 इंटू 24 इंटू 40 का क्यूबिक रूट, यही हमने बताया था, एनबिक रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो गया बेटा, क्यूबिक रूट ऑफ 8, 24 को मैं 8 इंटू 3 लिख सकता हूं और 40 को 8 इंटू 5 लिख सकता हूं क्या, बोलो। अगर 24 है तो 8 इंटू 3, 40 है तो 8 इंटू 5। बेटा अगर क्यूबिक रूट है तो 3 बार अगर एक चीज रिपीट हुआ तो एक बार बाहर आ जाएगा वो, तो 8 हमारा बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, क्यूबिक रूट ऑफ 15। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो यहां पर दिक्कत कहां पर होगी आपको समझने में, कहां पर ये कंफ्यूजन आपको पैदा करेगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू इस रूप में आपके ऑप्शन में ना गिवन हो, इस रूप में आपका ऑप्शन ही ना दिया गया हो। तो अगर उस रूप में ऑप्शन नहीं होगा तो मतलब पॉइंट के रूप में होगा। तो पॉइंट के रूप में अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, तो बेटा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 8 इंटू 15 की पावर 1/3, बोलो। हाँ सर। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कैलकुलेटर सभी के पास है, सारे बच्चे अपना अपना कैलकुलेटर अपने पास रखें, मैं अभी बताऊंगा कुछ, उस अनुसार से सॉल्व करना है। मोबाइल का कैलकुलेटर काम नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। मोबाइल का काम नहीं करेगा? नहीं, अच्छा, कंप्यूटर का?
कंप्यूटर का भी नहीं, आपके पास नहीं है कैलकुलेटर अभी? वो दूसरा वाला नहीं है, क्या हुआ? दूसरा वो अभी नहीं है कैलकुलेटर। चलो कोई नहीं, तो बाद में कर लेना, अभी मैं समझा दे रहा हूँ, उसको देख लेना, ठीक है। ओके सर। देखो, अगर कभी भी पावर आपको 1/n के रहे, व्हेन पावर इज इन 1/n फॉर्म, ठीक है, जब भी पावर क्या हो 1/n के फॉर्म में हो, ठीक है, 1/n के फॉर्म में हो, तो क्या करेंगे जरा गौर से देखिएगा, ठीक है, कि जब भी पावर n 1/n के फॉर्म में होगा तो क्या करेंगे, उस चीज को समझते हैं। यहाँ पे देखो, कहता है कि ये जो वैल्यू आपके पास गिवन है, इसके बाद 12 टाइम्स रूट का बटन दबा देना। 15 है तो 15 लिखो पहले, कैलकुलेटर पे, जिन जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर है वो पहले 15 लिखो, और उसके बाद 12 टाइम्स रूट का बटन दबा दो। कोई और बटन मत दबाना, जो बोल रहा हूं सिर्फ वही दबा के चलना है अभी। तो 12 टाइम्स क्या करोगे, रूट का बटन दबा दो, फिर लिखो -1, -1, फिर में डिवाइड में 3, ये जो पावर है ना बेटा वो यहां पर आ जाएगा, और ये x तो हमारे यहां था ही, तो डिवाइड 3, फिर लिखो +1, और उसके बाद मल्टीपल इक्वल टू मल्टीपल इक्वल टू मल्टीपल इक्वल टू 12 टाइम्स दबाओ। कर लिया यहां तक? किसी का जवाब नहीं आ रहा है मेरे पास? कहां खोए यस सर, हो? कर लिया। फिर इंटू 8 करके इक्वल टू दबा दो। यस सर। 9 कितना आ रहा है क्या? 19 सर 19.73 आ रहा है सर। ये देखो ना, यस सर, इसमें आ रहा है। ओके। तो ये है हमारा ज्योमेट्रिक मीन की कहानी। तो अब ज्योमेट्रिक मीन को अगर समझ गए तो इस बेसिस पर इसके प्रॉपर्टीज को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ कि जो भी काम होगा हम लोग प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही करेंगे, प्रॉपर्टीज पे से ही हमारा क्वेश्चन आएगा। तो अगर प्रॉपर्टीज बेसिस पे काम करेंगे तो क्या होगा, जरा गौर से समझते हैं। हमने लिखा यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। पहला तो हमारा वही है कि अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वल हो जाएं, अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वल हो जाएं तो ज्योमेट्रिक मीन भी उस ऑब्जर्वेशन के बराबर हो जाएगा। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन इज आल्सो इक्वल टू द ऑब्जर्वेशंस, कि अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस बराबर हो जाएंगे तो ज्योमेट्रिक मीन भी उस ऑब्जर्वेशंस के बराबर ही होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमने 10 10 10 10 10 लिया है तो ज्योमेट्रिक मीन भी क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। कि अगर हमने सारे ऑब्जर्वेशंस को 10 10 10 10 मान के लिया है तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन भी क्या होगा बेटा, 10 ही हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके। फिर कहता है कि मान लीजिए दो हमारे पास वेरिएबल दे रखा है x और y, और हमने आपसे पूछा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई निकालो, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई। तो देखो बेटा, आप जो भी ज्योमेट्रिक मीन x का निकालेंगे उसको ले लीजिए, जो भी y का निकालेंगे उसको लेकर के मल्टीपल कर दीजिए, वो सेम हो जाएगा। अर्थात ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इनटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई। कि अगर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इनटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई। अगर उसी तरीके से ये डिवीजन के रूप में खुलेगा तो डिवीजन में भी क्या हो जाएगा, ये भी डिवीजन के रूप में, कि अगर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स बाय वाई है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स डिवाइड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। ओके, देख लो एक बार जल्दी से।
आगे समझ में? अभी डिस्कनेक्ट होगा तो फिर कनेक्ट कर लेना तुरंत। हमने यहां पर क्या बोला कि जीएम इज इफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। जिस तरीके से अरिथमेटिक मीन के लिए हमने ये बोला था कि प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड सबका इफेक्ट होगा, उसी तरीके से यहां पर भी प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड सबका ही इफेक्ट होगा। कि अगर हम ज्योमेट्रिक मीन को भी देख रहे हैं तो वहां पर भी प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड चारों का ही इफेक्ट होगा। जिस तरीके से अरिथमेटिक मीन में था, सेम एज इट इज आपको क्या होगा, इसके अंतर भी देखना पड़ेगा। कि अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन की, तो ज्योमेट्रिक मीन भी चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों का ही इफेक्ट होगा, दोनों को ही हमें देखने की जरूरत होगी। ठीक है, जिस तरीके से वहां पर था। तो अगर मान लीजिए कि कभी भी हम प्लस माइनस करेंगे, कि अगर मान लीजिए हमने बोला ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स दे रखा है आपको 10, ठीक है, और इक्वेशन मैंने इस तरीके से दे दिया 3x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, हमने आपसे पूछा बताओ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y कितना होगा, ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा। तो देखो 2y इधर रह जाएगा, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा बेटे, माइनस 3x माइनस 9, और y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 9 डिवाइड में 2। अब x की जगह पे x रख दो, तो माइनस 3 इंटू 10 माइनस 9 डिवाइड में 2 कितना हो गया बच्चे, माइनस 39 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू माइनस 19.5। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कि जो आपको इक्वेशन देगा उस पर प्लस का भी, माइनस का भी, मल्टीपल का भी, डिवाइड का भी, सबका इफेक्ट होगा। तो वो चीज आपको यहां पर समझ के चलना है। ओके, कि अगर चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मल्टीपल डिवाइड सबका ही इफेक्ट यहां पर हमारा होता है, ये हम यहां पर समझते हैं। ठीक है बच्चे, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है हार्मोनिक मीन का। ठीक है, कि अगर इसमें हम लोग अब देखेंगे तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन को देखेंगे। देखो हार्मोनिक मीन की अगर बात करें हम लोग बच्चे, अगर हार्मोनिक मीन की बात करते हैं तो उसमें क्या समझेंगे हम लोग। देखो आसान शब्दों में अगर कहने की बात हो तो हम लोग कहते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन होता है। कि जो हमारा अरिथमेटिक मीन है, जो भी हमारा अरिथमेटिक मीन है, उसको यहां पर हम रेसिप्रोकल के रूप में देखते हैं। उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल के रूप में देखेंगे। यही बस यहां पर हमें समझने वाली बात होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग कहते हैं कि रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल कैसे, तो वो भी समझेंगे। दूसरी बात कि जब भी हम हार्मोनिक मीन की बात करेंगे तो हमेशा वहां पर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात होगी। आपने 5th 6th क्लास में पढ़ा होगा कि सर जैसे ऐसे पढ़ा देते थे स्कूल में कि मान लीजिए कि फ्लो की तरफ जो है एक बोट का स्पीड कुछ और है, अगेंस्ट द फ्लो जो है उस बोट का स्पीड कुछ और है, और आपसे पूछा जाता था कि बताओ बेटा एवरेज स्पीड ऑफ बोट कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते थे। या एक प्लेन जो है ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए इस स्पीड से जाता है, फिर बी से ए तक आने के लिए वो अलग स्पीड लेता है, तो बताओ उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो जहां पर भी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात होगी, गौर से सुनिएगा, कि जहां भी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वहां पर हमेशा हार्मोनिक मीन का ही इस्तेमाल होगा। जहां पर भी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे वहां पर हमेशा हार्मोनिक मीन का यूज होगा, हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पर लिखा है कि इन केस ऑफ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हार्मोनिक मीन विल बी यूज्ड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के काम में हमारा आता है। तो किस तरीके से, तो यहां पर भी 3 बातें, आइदर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। देखो हम जानते हैं कि जब भी हम मीन निकालते थे नॉर्मली, तो मीन बराबर हम लोग क्या लिखते थे बेटे, सिग्मा एक्स डिवाइड में एन। मीन की वैल्यू क्या लिखा जाता था, सिग्मा एक्स डिवाइड में एन। अब देखिए
अगर इसको मैं पलट दूं तो n ऊपर चला जाएगा और सिग्मा x नीचे, तो ये हमारा रेसिप्रोकल होता। लेकिन मैंने क्या बोला, कहने के लिए कहते हैं रेसिप्रोकल होता है, पर एक्चुअल में होता नहीं है। क्यों? तो कहते हैं देखो n तो ऊपर हमारा चला जाएगा, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, हम पहले उसी का रेसिप्रोकल करके फिर से सम निकालेंगे। गौर से सुनिएगा कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन होगा, उस ऑब्जर्वेशन को पहले रेसिप्रोकल करेंगे, उसके बाद उसका सम निकालेंगे, तब जाकर के हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में बैठाएंगे। तो अभी क्वेश्चन के माध्यम से भी उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग उसको निकालते हैं, किस तरीके से देखते हैं। देखो, तो पहला हो गया कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइड में समेशन ऑफ 1/x। अगर डिस्क्रीट सीरीज होता तो वहां पर फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। तो इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइड में सिग्मा f इंटू 1/x, कि जो भी 1/x है उसमें फ्रीक्वेंसी से हमने मल्टीपल कर दिया और जो वैल्यू आएगा वही हमारा हार्मोनिक मीन। जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज निकालेंगे तो वहां पर मिड वैल्यू आ जाता है x के जगह पे, तो हम लोग m लिख देते हैं। यही काम होता है, ठीक है। तो पहले इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं और फिर 3-4 क्वेश्चन करके हम लोग इसको देखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशंस बराबर होंगे तो हमारा जो हार्मोनिक मीन भी क्या होगा, उस ऑब्जर्वेशंस के बराबर होगा। कि इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल देन हार्मोनिक मीन इज आल्सो इक्वल टू द ऑब्जर्वेशन। कि अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे बराबर हैं, अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे बराबर हैं, तो हार्मोनिक मीन भी उस ऑब्जर्वेशंस के बराबर होगा। ये चीज हमें पहला ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। फिर कहता है जिस तरीके से हमने बोला था अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट हुआ, उसी तरीके से हमारा हार्मोनिक मीन में भी चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट होगा। गौर से सुनिएगा कि जिस तरीके से हमारे पास कि हार्मोनिक मीन में भी चेंज होगा, कैसे? तो जैसा हमारा अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन में होता था कि अगर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन में हम लोगों ने ये बोला हुआ है कि यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों का ही इफेक्ट होगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों का ही इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड चारों का ही असर देखने का जरूरत होगा। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा कि हार्मोनिक मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। कि प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड सबका यहाँ पर इफेक्ट होगा, सबके इफेक्ट को यहाँ पर देखने की जरूरत होगी। एंड सबसे लास्ट वन है इसमें कंबाइंड हार्मोनिक मीन। सबसे लास्ट में क्या है बेटा आपके पास? कंबाइंड हार्मोनिक मीन। बेटा हमने अरिथमेटिक मीन में कंबाइंड निकाला था, ठीक है, कि अगर हमारे पास अरिथमेटिक मीन था तो हमने कंबाइंड निकाला था। अब यहां पर हार्मोनिक मीन के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा? कंबाइंड निकालने की जरूरत होगी। पहले गौर से देखिएगा कि हमने अरिथमेटिक मीन में कंबाइंड निकाला था, अब हमें हार्मोनिक मीन में भी कंबाइंड निकालने की आवश्यकता होगी। तो अगर हम हार्मोनिक मीन में कंबाइंड निकाल रहे हैं, गौर से सुनिए कि अगर हम हार्मोनिक मीन में कंबाइंड निकाल रहे हैं तो किस तरीके से उसको निकालेंगे, किस तरीके से देखेंगे? तो कहता है इसका फॉर्मूला होता है n1 प्लस n2 डिवाइड n1 बाय h1 प्लस n2 बाय h2। या h1 का मतलब हार्मोनिक मीन 1, h2 का मतलब हार्मोनिक मीन 2, कि जो आपको डिफरेंट डिफरेंट हार्मोनिक मीन गिवन है उस बेसिस पर हमने ये फाइंड आउट किया है, इस बेसिस पर हम लोगों ने ये निकाला है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। या इसी का 2 स्टेप आगे बढ़ा देते हैं तो हमारा ये हो जाएगा n1 प्लस n2 ऑफ h1 इंटू h2 डिवाइड n1 h2 प्लस n2 h1। ये हमारा इस तरीके से क्या होता है, हार्मोनिक मीन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कि अगर कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना है तो n1 प्लस n2 डिवाइड n1 बाय h1 प्लस n2 बाय h2 करेंगे, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? कंबाइंड हार्मोनिक मीन। इसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 करना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग 12 क्वेश्चन करके दिखाइए हमें। जल्दी करो सारे बच्चे, 12th नंबर क्वेश्चन।
कर रहे हो ट्राई? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपकी कोई स्पेसिफिक बुक रेफर करनी है यहाँ पर? यहाँ देखनी है बेटा। आवाज क्लियर नहीं है। मैंने बोला आईसीआई का जो बुक है ना बेटा, उसको देखना है आपको। यस सर। अभी कुछ पढ़ते पढ़ते Sir, 2.0 आ रहा है। क्या हुआ? हुआ मनीष? कर रहे हैं सर।